हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। किसी भी परमाणु को समझाने के लिए यानी कि उसकी आंतरिक संरचना को समझाने के लिए कोई भी जो परमाणु है वो किस प्रकार से अंदर से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और किस प्रकार से वो व्यवस्थित रहता है, इस चीज को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने एक सोने की झिल्ली ली, एक सोने की पतली सी परत ली और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा किरण डाली और चारों तरफ से जो थे वो उन्होंने एक कोटिंग कर दी जिससे ये कण जो है वो टकरा कर किस तरफ जा रहे हैं उसका वो परीक्षण कर सके। तो उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश 99% जो कण थे वो सीधे निकल जाते हैं इस प्रकार से, लेकिन कुछ कण जो है वो इस प्रकार से मुड़ जाते हैं कोणों से और 15,000 में से एक कण जो है वो इससे टकराकर वापस आ जाता है। तो फिर इनसे पूछा गया कि चलो आपका एक्सपेरिमेंट तो समझ गए, लेकिन इससे आप निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो। तो इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि भाई जो परमाणु जो है उसका अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है और खाली है इसी वजह से जो अल्फा कण है वो अधिकांश जो है 99% जो है वो सीधे निकल गए, उनके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न नहीं हुई। तो पहला निष्कर्ष तो इन्होंने ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश पोर्शन जो है वो खाली होता है। दूसरा निष्कर्ष, यहाँ कोनों से कुछ कण जो है वो मुड़ जाते हैं इस प्रकार से, ये देखो मुड़ जाते हैं। तो उनको पूछा गया कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा कण जो है वो धनात्मक आवेशित रहते हैं और इसके सेंटर के अंदर कोई धनात्मक आवेश है जो इसको प्रतिकर्षित कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना मार्ग चेंज कर लेते हैं। जो अल्फा कण है वो प्रतिकर्षित होकर इस प्रकार से अपना मार्ग चेंज कर लेते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि परमाणु का जो धनात्मक आवेश जो है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं वो चारों तरफ बिखरा हुआ नहीं है बल्कि सेंटर के अंदर है, केंद्र के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है। इसीलिए वो सेंटर की तरफ जो अल्फा कण जा रही थी वो इस तरफ से मुड़ जाती हैं, वो प्रतिकर्षण के कारण मुड़ जाती है। ठीक है साहब, ये भी बात समझ में आ गई। फिर तीसरी चीज जो इन्होंने बताई कि 15,000 कणों में से एक कण जो है वो इससे टकराकर वापस आ गया। ठीक है, क्यों आ गया ये समझाओ। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र के अंदर, इसके सेंटर पॉइंट के अंदर, कोई भी जो परमाणु होता है उसके सेंटर पॉइंट के अंदर कोई एक ऐसी ठोस चीज है जिसको ये भेद कर उस पार नहीं जा पाए, इसलिए उससे टकराकर ये वापस आ गए। इसका मतलब परमाणु का जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है उसके सेंटर के अंदर होता है, यानी कि जो परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान है वो लगभग पूरा का पूरा उसके केंद्र के अंदर विद्यमान रहता है। ये इन्होंने यहां से निष्कर्ष निकाले। तो चलिए पढ़ते हैं क्या था। प्रसिद्ध रासायनिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में परमाणु के संरचनात्मक विषय पर मॉडल पेश किया गया। 1911 के अंदर उन्होंने ये मॉडल पेश किया कि परमाणु जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से उसके अंदर कण विद्यमान रहते हैं। क्योंकि वे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को जानने के इच्छुक थे, ये जानना चाहते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इन्हीं प्रयोगों के फलस्वरूप इन्होंने नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में भी जाना गया। जब इन्होंने बताया कि भाई सेंटर के अंदर कोई ऐसी चीज है जहां पर लगभग इसका पूरा द्रव्यमान विद्यमान रहता है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। और इसके अंदर ही इन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर ही जो धनात्मक आवेश है वो विद्यमान है, जिसको इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। और न्यूट्रॉन भी इसी के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये भी तो बोला था कि भाई इसका लगभग पूरा द्रव्यमान जो है वो इसके सेंटर के अंदर होता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन भी वहीं पे होते हैं और न्यूट्रॉन भी वहीं पर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार सौरमंडल में केंद्र में सूर्य होता है, सौरमंडल में क्या है, केंद्र में तो सूर्य है और केंद्र की भांति स्थित रहता है तथा शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं।
उसी प्रकार परमाणु में नाभिक भी केंद्र में स्थित रहता है। उसी प्रकार परमाणु के अंदर केंद्र के अंदर तो क्या रहेगा, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। कैसे, जैसे सौरमंडल के अंदर सूर्य तो सेंटर में रहता है और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। रदरफोर्ड द्वारा बनाए गए परमाणु मॉडल को सौर मंडल प्रणाली परमाणु मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सौर मंडल से इसकी तुलना कर दी, तो इस मॉडल को और क्या नाम दिया गया, सौर मंडल प्रणाली परमाणु मॉडल। किसके मॉडल को, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसको। अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने अल्फा कण के साथ प्रकीर्णन प्रयोग किया, और वो प्रयोग क्या था वो मैंने आपको समझा दिया। एक सोने की पतली परत ली और उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, और चारों तरफ जो है वो एक कोटिंग लगा दी, जिससे वो कण जो है वो टकराकर किस तरफ जाएंगे वो उसका पता कर सके। ये इन्होंने प्रयोग किया था। यहाँ पे ये देखिए, अधिकांश जो ये सोने की पतली परत है, ये जो है ना, ये सोने की पतली परत है और ये अल्फा कण है। अधिकांश जो कण है वो सीधे निकल रहे हैं, ये देखो सीधे निकल रहे हैं, 99% यहाँ पर सीधे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो खाली होता है, और कुछ कण जो है वो इस प्रकार से मुड़ जाते हैं। इसका मतलब वो उसको प्रतिकर्षित कर देते हैं, और 15,000 में से एक कण इस प्रकार से जाता है और वापस इसी प्रकार से लौट आता है। उसको क्या बोला गया कि नाभिक से टकराकर वापस आ गया। उसके अंदर लगभग पूरा का पूरा द्रव्यमान विद्यमान रहता है। वो बहुत ही कठोर भाग होता है किसी भी परमाणु का। उन्होंने उसको क्या नाम दिया, नाभिक। तो देखिए अब उन्होंने विशेषता क्या क्या बताई परमाणु के बारे में वो देखिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। कोई भी जो परमाणु है उसका केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान रहता है। कोई भी जो परमाणु है उसका सेंटर जो है वो धनावेशित होता है, उसको उन्होंने नाभिक दिया। और किसी भी परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इस नाभिक के अंदर विद्यमान रहता है। नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है सेंटर वाला, इस पे धनावेश है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के पूरे ग्रह जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों निश्चित वर्ताकार बेलनाकार मार्ग के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बहुत उच्च वेग से वर्तीय गति करते रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की अपेक्षा बहुत कम होता है। नाभिक का जो आकार है, यहाँ पे ये धनात्मक जो दिखा रखा है ये नाभिक है, इसका सेंटर पॉइंट है, लेकिन इसका जो आकार है वो इस पूरे परमाणु की तुलना में बहुत ही कम है। 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है। अगर आपको नाभिक का आयतन निकालना हो तो 10 की पावर -5 गुना परमाणु का आयतन, इससे आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये इस पूरे परमाणु की तुलना में 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है। इतना छोटा होता है नाभिक। अब बात आती है कि रदरफोर्ड ने जो ये मॉडल दिया कि भाई कोई भी परमाणु होता है उसका सेंटर होता है, उसके अंदर धनावेश होता है जिसको हमने नाभिक नाम दिया है, इसी के अंदर न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो सेंटर के अंदर होते हैं, और जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। फिर बात आती है कि इनकी कमी क्या थी, इस मॉडल के अंदर कमी क्या थी। सबसे बड़ी कमी तो ये थी, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या बोला कि भाई जैसे ये हो गया धनात्मक आवेश और इसके चारों तरफ इस प्रकार से ये चक्कर लगाते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं तो इनके पास ऊर्जा कहाँ से आ रही है? अगर मान लो थोड़ी बहुत ऊर्जा इनके पास हो भी तो एक समय के बाद वो ऊर्जा खत्म हो जानी चाहिए, और ऊर्जा खत्म होकर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, और इस प्रकार से परमाणु का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती है और वो इसके सेंटर में
गिरकर अपना स्थायित्व खत्म नहीं करते हैं। परमाणु जो है वो कभी भी अपना स्थायित्व खत्म नहीं करते हैं। तो इनके मॉडल द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आती है। उसके नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाने के लिए उनके पास ऊर्जा कहाँ से आ रही है, इस मॉडल के द्वारा आप नहीं समझा सकते। तो देखिए इनकी कमियां क्या क्या थी। रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार जब कोई विद्युत आवेश वाला कण लगातार गतिशीलता बनाए रखता है तो विकिरण प्रभाव के कारण धीरे धीरे उन कणों की ऊर्जा में कमी आ सकती है, और कमी आ जाएगी तो एक स्तर के बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा, और नाभिक से टकराने के बाद जो परमाणु है उसका स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु का स्थायित्व खत्म नहीं होता है। तो इस चीज को इसके द्वारा समझाया नहीं गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है। इन्होंने ये चीज तो सही बताई कि भाई परमाणु जो होता है उसका अधिकांश भाग तो होता है खाली, उसके केंद्र के अंदर धनात्मक आवेश विद्यमान रहता है और न्यूट्रॉन भी उसी के अंदर होता है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया, जिसका आकार बहुत ही कम होता है, 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है परमाणु के आकार की तुलना में। ये बात भी इन्होंने सही बता दी। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये बात भी इन्होंने सही बता दी। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। अगर डायरेक्ट एनर्जी आएगी तो वो धीरे धीरे कम भी तो हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी तो उसका स्थायित्व खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम होकर और नाभिक से टकरा जाएगी, परमाणु का स्थायित्व खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए एनर्जी मिलती रहती है। इसकी व्याख्या इनके द्वारा नहीं की गई कि वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है। तो इस मॉडल में इतना ही था। इन्होंने परमाणु के मॉडल को समझाया था कि परमाणु के अंदर जो कण होते हैं वो किस प्रकार से विद्यमान रहते हैं, कण कहाँ पर विद्यमान रहते हैं, इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। फिर भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे को मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी भेज देंगे व्हाट्सएप पर अगर आप लेना चाहो तो। एट 696608541 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लो। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लो, और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। ये शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। अब सब कुछ क्या मतलब, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट भी मिल जाएंगे, पिछले साल के जो पेपर आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो अभी शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको व्हाट्सएप पर भी नोट्स भेज देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।